38 फांसी और 11 उम्र कैद। 14 साल पुराने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने फैसला दिया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक गर्मी आ गई। योगी आदित्यनाथ ने 38 आतंकवादियों को फांसी देने के फैसले को सीधे सीधे यूपी चुनाव से जोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने बकायदा जगह बताई, मोहल्ला बताया और समाजवादी पार्टी का नाम भी लिया। योगी एक बार नहीं बोले, 2 बार बोले। योगी पहले कानपुर में बोले और फिर उन्नाव में उससे ज्यादा बोले। 38 फांसी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं। क्या 38 फांसी वाले जजमेंट से यूपी चुनाव का सेंटिमेंट बदल जाएगा? कुरुक्षेत्र में आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी बहस, मगर आपको पहले सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में क्या कहा। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। कोर्ट का जजमेंट आया तो योगी को मौका मिल गया। अहमदाबाद ब्लास्ट से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन बताने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हुए सीरियल धमाकों के तार भी सपा से जोड़ दिए। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो सबसे पहला फैसला लिया था, उस समय उनका जो सबसे पहला फैसला था, वह फैसला भी था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गौरव जी। तस्लीम रहमानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। गौरव जी, 2008 का मामला, आज इस मामले में सजा का ऐलान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। इसके पीछे क्या तर्क है और क्या तथ्य हैं? मीनाक्षी जी, पहले तो आज जो ये न्यायालय का फैसला आया है, ये ऐतिहासिक है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये सीरियल ब्लास्ट हुआ गुजरात में, निर्दोष हमारे भाई बहन मारे गए, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी जान को भी खतरा था आतंकवादियों से, परवाह ना करते हुए जो पीड़ित परिवार थे उनसे वो मिले और एक संकल्प लिया था कि इंसाफ इन परिवारों को मिलना चाहिए। और आज ये जरूर एक मजबूत संदेश गया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी, जो गृह मंत्री थे गुजरात के उस वक्त, कि भारत में अगर कोई भारत की अखंडता को खंडित करने के लिए बुरी नजर उठाएगा तो वो फांसी की सजा पाएगा, आजीवन कारावास मिलेगा। ये एक बड़ा संदेश गया है। और मैं साधुवाद देता हूं उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी, जिन्होंने प्रमाण साक्ष्य इकट्ठे किए और आज न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई। अब आपने जो प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र हुआ। मीनाक्षी जी देखिए, कहीं भी आतंकवादी घटना हो, वो केवल उस क्षेत्र या प्रदेश तक सीमित नहीं होती है, उसका असर पूरे देश पे पड़ता है। चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और न्यायालय के परिसर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और देखिए दुख की बात क्या है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात उठाई। मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। यह मैनिफेस्टो क्या कहता था? यह मैनिफेस्टो यह नहीं कहता था मीनाक्षी जी कि जो आरोपी होंगे आतंकवाद के मुकदमे में,
उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये कहता था, ये देखिए मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। यह एक सरकार थी जो आतंकवादियों में भी धर्म ढूंढ लेती थी और कहती थी कि उनको छुड़ाया भी जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा। और अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो एक लोहे के हाथ से प्रहार करती है आतंकवादियों को, जो ये सुनिश्चित करती है वो जेल जाए। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जोड़ी सुनिश्चित करती है कि देश और प्रदेश सुरक्षित रहे और आतंकवादी हमला ना हो। इसलिए जनता को यह पता होना चाहिए कि किस तरह से आतंकियों का राज, हिस्ट्री शीटर का राज, दंगाइयों का राज, भूमाफियाओं का राज था, जो अब परिवर्तित हुआ है, बदला। तस्लीम रहमानी जी, ये जो अभी गौरव भाटिया जी ने पूरा तर्क सामने रखा, उन्होंने कहा आतंकियों को सीधा सीधा उनका दरअसल ये आरोप है आतंकियों को समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल था। आज उन्होंने न सिर्फ जिले की बात की, मोहल्ले की भी बात की, समाजवादी पार्टी को भी वो लेकर आ गए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तो 15 साल के बाद गुजरात का एक फैसला आया है। गुजरात पे 2008 का ये ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट था, 15 साल के बाद आया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसको यूपी में बुलाने की कोशिश की जाए तो ये साफ समझ में आता है कि आपको कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है कि आप ये चुनाव लूज़ कर रहे हैं। ना तो गुजरात की, ये तो बहुत ही लोअर कोर्ट का भी फैसला है, स्पेशल बेंच का, एक ट्रायल बेंच का फैसला है। अभी हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सब जाएगा, वो एक जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन आप उसको इलेक्शन में यूपी के टेररिज्म के इशू को यूपी के चुनाव में भुनाएं जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, कोई आपकी उसमें क्रिया नहीं है। आपके यहाँ बेकसूर लोग जेलों में पड़े हैं, आपने एनकाउंटर्स किए हैं, आप शमशान घाट पे जाके ठीक से लोगों के शमशान की व्यवस्था नहीं कर पाए। एक नाकाम सरकार अगर इस तरह तिनकों का सहारा ले रही है, और वो भी गुजरात के तिनकों का सहारा यूपी में आशियाना बनाने के लिए ले रही है, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी, सियासी बेशर्मी कोई और नहीं हो सकती कि आप आतंकवाद को लेके और उसको पॉलिटिसाइज करें और उसके लिए आप अपना पॉलिटिकल हाइड आउट उसमें से चुनने की कोशिश करें। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है यूपी के बीजेपी के लोगों के लिए। यूँ अभी बहुत सारे मुकदमे बाकी हैं। अभी 2008 का दिल्ली ब्लास्ट भी है, उसका भी आप कल ही फैसला किसी लोअर कोर्ट से जल्दी से लाके दे दीजिए और यूपी में बुला लीजिए। ठीक है, तस्लीम रहमानी जी का कहना है, ये गौरव जी, कि ये पॉलिटिकल हाइड आउट है और ये आप लोगों की हार की बौखलाहट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम तो हार रहे हैं, ये कह रहे हैं, और भाई साहब जो ये कह रहे हैं मीनाक्षी जी, सत्य ये है कि ये शाहीन बाग के जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद चुनाव लड़े थे सीएए के विरोध में। बताते हैं 140 करोड़ रुपए की फंडिंग बाहर से आ रही थी जिसमें केस दर्ज हुआ और 151 वोट आए। मतलब एक वोट 90 लाख का पड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी। ये बताएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार। लेकिन अब आज का जो विषय है मीनाक्षी जी, अभी जुलाई 2021 में एक अलकायदा मॉड्यूल था उत्तर प्रदेश में, संदिग्ध आरोपी आतंकवादी जो था उसे वो पकड़ा गया। ये एक बड़ी सफलता थी कि एक आतंकवादी हमले को रोक दिया गया योगी आदित्यनाथ जी ने। आपको मालूम है अखिलेश यादव ने क्या कहा था, हमें तो वर्दी पे भरोसा नहीं है, यहां की पुलिस मिली हुई है। अब आप बताइए कितनी कुंठित सोच है कि पुलिस कर्मी प्रेशर कुकर लेके आते हैं जिसमें यह माना गया था बॉम्ब था, और अपनी जान पे खेल जाते हैं कि हमें नागरिकों को सुरक्षित रखना है। अखिलेश यादव कहते हैं मुझे आतंकवादी पे तो भरोसा है क्योंकि वो तो एक धर्म विशेष का है, लेकिन मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है। इस सोच को हम मीनाक्षी जी कैसे बदलेंगे? इस सोच को हम ऐसे बदलेंगे कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनका सुपड़ा साफ होने वाला।
ठीक है गौरव जी, और अब तभी समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ नेता प्रवक्ता अबू आजमी भी जुड़ गए। तस्लीम जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए। एक बार मैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर इस चर्चा को हम खोलेंगे ना, सभी अपनी अपनी बात रख पाएंगे। अबू आजमी जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुना, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आतंकियों पर तो भरोसा है लेकिन पुलिस की वर्दी पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि सरकार से मिली हुई है। आज योगी आदित्यनाथ ने 2008 के इस सीरियल ब्लास्ट के मामले में नासिर आजमगढ़ का नाम लिया। जिला मोहल्ले से लेकर कौन सी पार्टी से कनेक्शन है, साफ साफ ये भी कहा। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी में है और उसका परिवार का कोई आदमी गलत काम करे तो क्या मतलब उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के या किसी भी पार्टी के मुखिया के ऊपर होती है? अरे भाई, किसी के यहाँ कोई भी हो सकता है। अगर और इस तरह से अखिलेश यादव जी के बारे में बात करना शर्म आना चाहिए कि अखिलेश यादव जी किसी आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे और पुलिस को गलत कहेंगे। मतलब इन सब बातों से सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने का मतलब कुछ इंसान की इंसानियत होना चाहिए। इस तरह की बातें तो कम से कम इतनी नीच हरकत तो नहीं करना चाहिए। बीजेपी के नेता लोग आईटी सेल के इंचार्ज जो है मध्य प्रदेश के पकड़े गए थे, पाकिस्तान के साथ जो है उनका आईएसआई से कांटेक्ट था, कई जगह उन्होंने क्या नेटवर्किंग चल रही थी पाकिस्तान के साथ में, तो क्या मतलब पूरी बीजेपी उसकी जिम्मेदार हो गई? इस तरह की बातें करने का मतलब क्या होता है? मैं समझता हूं कि ये सब बेकार। देखिए, आतंकवादी कोई भी हो उसको धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे उसका पूरा सबूत मिलता है तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन किसी की फोटो किसी के साथ मिल गई, हम रास्ते में चलते हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, रास्ते में चलता हूँ, लोग पकड़ लेते हैं, एक फोटो खींचो क्या? हाँ खींच लो भाई, जितनी खींचना चाहे खींच लो, हम नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि हम राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी को तो इतना ज्यादा लोग पीछे पड़े रहते हैं कि वो उनका जहां रास्ते मिलते हैं सब फोटो खिंचाते हैं। तो इस तरह की बातें बिल्कुल नीच बात है। फोटो खिंचवाने की बात कह ही दी है तो इसलिए अब ये सवाल पूछना वाजिब हो गया है कि जिस आतंकी का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया, क्या आपने 2008 में उससे मुलाकात की थी? देखिए, ऐसा है ना, मैंने मुलाकात की थी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। मैं क्यों मुलाकात करूंगा? मैं आतंकवादी से क्यों मुलाकात करूंगा? नहीं, अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ऐसी कोई मुलाकात हुई थी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, फालतू बातें की जा रही। ठीक है, मैं एक बार एक काम करती हूँ, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता। सुनिए, मैं एक बार आपको बात कहूँ, मैं एक बात आपसे कहूँ कि ये जो है इस तरह की बातें करना, रोहिणी सालियान जो सरकारी वकील हैं उनका बयान है, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कोर्ट के अंदर जो भी कसूरवार है उनकी पूरी की पूरी उसका सबूत, उसकी पूरा एविडेंस कोर्ट में देना। और रोहिणी सालियान खुद कहती है कि मुझे ऊपर से मुझे दबाव है कि ठाकुर प्रज्ञा सिंह पुरोहित और पांडे के मामले में आप बड़ी नरमी बरतो, और वही देखिए वही मतलब वही हो रहा है। आज जितने ये लोग हैं ना, इन सब के खिलाफ गवाह जो है सब बदल रहे हैं, ये छूट जाएंगे लोग, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को जब सरकार या ऊपर से दबाव आएगा तो फिर कसूर साबित कैसे होगा। और मैं अहमदाबाद की बात करूं, मैं एक सीरियल अखबार में बयान आ रहा था, एक मुफ्ती अब्दुल कयूम 12-13 साल तक जेल में थे और उनको निचली अदालत से फांसी की सजा, हाई कोर्ट से फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 12 साल के बाद। अरे मुफ्ती साहब, ये पकड़े क्यों गए? इनकी कोई गलती नहीं, इनको रिहा कर दो, ये बेकसूर है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने सिरे से उसे नकार दिया। आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आपने 2008 में जिस आतंकी की बात हो रही है, क्या उससे मुलाकात की थी? आपने इसे नकार दिया। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं और अहमदाबाद में ही इस वक्त वो मौजूद है। निर्णय, देखिए, ये कई दफा सवाल उठे कि समाजवादी पार्टी के संपर्क आतंकियों के संरक्षणकर्ता के तौर पर आप देख लें, या जो आज योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा है, अबू आजमी जी, समाजवादी पार्टी आतंकियों के संपर्क में रहती है। ये संरक्षणकर्ता के तौर पर आज योगी आदित्यनाथ ने जो सवाल उठाया उसी पर मैं सवाल पूछा। अबू आजमी जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, मैं थोड़ा सा तथ्य मुझे ढूंढने दीजिए। अबू आजमी जी, चल रहा है और बैठती है, उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अबू आजमी जी, आप विचलित क्यों हो रहे हैं? मैं भी कोई फैसला नहीं सुना रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब ढूंढ रही हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए ऐसे सवाल करती हैं। आपसे मैं पूछूं कि आज आजमी जी, देखिए, आरोप लगा देना बहुत आसान होता है लेकिन सच को ढूंढना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब में कहा नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आप अपनी इस बात पर कायम रहिएगा। अब निर्णय कपूर, मुझे आप एक जानकारी दें कि 2008 में क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी?
मैंने कहा ना, मैं सड़क पे चलता हूँ, 550 लोग मिलते हैं मुझे। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ पूरी घटना। जो तत्कालीन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, मोहम्मद सैफ नाम के जिस आरोपी की बात चल रही है, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। प्लीज धैर्य से सुनिए ना। जब आप बोल रहे थे किसी ने बीच में नहीं टोका, अब मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को मिलनी चाहिए जानकारी। निर्णय बोलिए। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए मीनाक्षी, जिस कन्विक्ट की बात चल रही है मोहम्मद सैफ की, उसके बारे में ये बताया गया है कि उसके पिता आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के फंक्शनरी हैं और अदालत में इसको लेकर के आर्गुमेंट्स के दौरान इन फैक्ट्स पे चर्चा भी हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, जो उस वक्त क्राइम ब्रांच में थे, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जब मोहम्मद सैफ को पकड़ करके अहमदाबाद लेकर के आया गया, उनका ये कहना है कि उस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अबू आजमी जी खुद उससे मिलने वहाँ पे आए थे। ये जो फैक्ट्स हैं, ये हमें क्राइम ब्रांच के जो उस वक्त के अधिकारी हैं उनके द्वारा साफ तौर पर कहे गए हैं और उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया है। मीनाक्षी, अबू आजमी जी, अब आप बोले वो भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में गया, साला मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, कभी गया मैं आज तक। जरा निर्णय एक बार फिर से आप जानकारी दें तो दर्शकों को एक बार फिर पता चले। हो सकता है अबू आजमी जी को याद आ जाए। जो क्राइम ब्रांच, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस में उस वक्त कौन ऑफिसर तैनात थे, क्या जानकारी उन्होंने दी? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा एलॉबरेट करके बता देता हूँ। जो टीम जांच कर रही थी इस बॉम्ब ब्लास्ट की, जो टीम बनाई गई थी, जिसमें आशीष भाटिया साहब जो उस वक्त क्राइम ब्रांच के जेसीपी थे, अभय चुड़ासमा साहब डीसीपी थे, और मयूर चावड़ा एसपी रैंक के एक अधिकारी थे, आरवी असारी थे, उषा राडा थी, हिमांशु शुक्ला थे, जीएल सिंगल थे। ये पूरी टीम जो जांच कर रही थी, इनमें कई अधिकारी ऐसे थे जो क्राइम ब्रांच में उस वक्त तैनात थे। और घटना उस वक्त की है जब मोहम्मद सैफ देखिए इन बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था और वो पहले अरेस्ट नहीं हुआ था, वो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद अरेस्ट हुआ था इस मामले में। और जब उसे दिल्ली से उसे पकड़ करके जब लेकर के आया गया था क्राइम ब्रांच के दफ्तर में यहाँ अहमदाबाद में, उस वक्त का वाकया बताया गया है कि अबू आजमी जी खुद उससे मिलने वहाँ क्राइम ब्रांच में आए थे। क्योंकि जब हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, अदालत में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि क्या इस व्यक्ति के नाम के साथ समाजवादी पार्टी के नाम को लेकर के कोई चर्चा हुई थी अदालत में आर्गुमेंट्स के दौरान या नहीं। तब बताया गया था कि इसके पिता जो हैं वो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के फंक्शनरी हैं और उस वक्त बचाव पक्ष के वकील की तरफ से ये तर्क भी दिया गया था कि क्या किसी का कोई अगर संबंधी किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है तो उसमें क्या कनेक्शन आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेवल तक इनफैक्ट इन पूरे मामले की चर्चा हुई थी और तब मुझे ये बताया गया था, मैंने जब जानने की कोशिश की कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसके परिवार वाले। इसका सबूत ये भी है कि अबू आजमी जी खुद उनसे मिलने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आए थे अहमदाबाद में। ये जानकारी हमें खुद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों द्वारा दी गई है। जी, निर्णय की बात आपने सुन लिया अबू आजमी जी। कुछ अब शायद कुछ याद आया हो? झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं। जी नहीं मैडम जी, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल नहीं गया था, बिल्कुल झूठ बात है ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत को आप लोग कोई न कोई ऐसा पॉइंट निकालना चाहते हैं कि किसी तरह से जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की इमेज खराब हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं मिलने गया था, बिल्कुल 100% झूठ बात है ये। और अगर उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में कुछ होंगे तो वो यूपी वाले जानते होंगे, और अगर हैं भी तो इसमें समाजवादी पार्टी की गलती क्या हो सकती है? अगर किसी का बेटा कोई गलत काम करे और उसका बाप जानता हो तो शायद बाप को कसूरवार हो सकता है, और अगर पार्टी जानती हो कि इसका बाप जो है इसका बेटा गलत है तो पार्टी कसूरवार हो सकती है। लेकिन आज इतने दिनों के बाद सजा हो रही है, किसे मालूम कि ये बम ब्लास्ट में आरोपी है कि नहीं है, और इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। जी आप देखिए, वो तो मैटर सब्जेक्ट, वो मैटर कोर्ट का आउटलुक है। लेकिन जो अभी जानकारी निर्णय कपूर ने दी, मैं इससे पहले कि शांतनु जी आपके पास आऊं, मैं गौरव जी का एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रही हूँ। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि जो जांच अधिकारी ने तथ्य रखे हैं वो भी झूठ है। अबू आजमी जी वो कह रहे हैं कि मैं कभी ना अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गया
ना मैं मोहम्मद सैफ के पिता को जानता हूं जो समाजवादी पार्टी के फंक्शनरी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ओ सुनिए सुनिए सुनिए, गलत बात मत कीजिए आप। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके पिता को जानता हूं या नहीं जानता हूं। ये सवाल मुझसे आपने पूछा नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला कि समाजवादी पार्टी में कोई रहा होगा, उसने कोई काम किया होगा। सब बात करते हैं आजमी जी। अभी आपने बोला कि समाजवादी पार्टी में कोई रहा होगा, उसने कोई काम किया होगा, तो वो उत्तर प्रदेश के नेता ज्यादा बेहतर जानेंगे। आजमी जी अपनी बात को थोड़ी ना आप झुटला सकते हैं। अभी सभी नहीं, गलत बात। अभी आपने बोला अबू आजमी जी, अभी आपने बोला। गौरव जी जवाब बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उसका कोई बाप वहां पर हो। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाप कोई पोस्ट पर है या नहीं है। मैं उनका हो सकता है ना, यानी आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, अबू आजमी जी को जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है अबू आजमी जी, आपको जानकारी नहीं है, मैंने मान लिया आपकी बात। हो सकता है कोई होगा आजमगढ़ में किसी नहीं सुनिए ना, आजमगढ़ में किसी पोस्ट पर उनके। चलिए मैं अपनी बात रख लूं या नहीं। हम बेजा 1 to 1 में नहीं फंसते हैं ना अबू आजमी जी, हम बेजा 1 to 1 में नहीं फंसते हैं। गौरव जी नहीं, आप फंसाना चाहती है, झूठ मत बोलिए मैडम जी। देखिए अब मैं अपनी बात रख लूं। अबू भाई ने बात बोली, सुनेंगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है। मिलाना कोई बात नहीं है। आप ये देखिए ऐसा क्यों होता है मीनाक्षी जी? बचाने के लिए मीनाक्षी जी चुप कराएंगी तो मैं बोलूंगा। अरे अबू आजमी जी प्लीज सुन लीजिए ना। एक तरीका गलत है अबू भाई, प्लीज सुन लीजिए। क्या गलत है? अबू जी ये तरीका सही नहीं। अरे भाई, ओ भाई साहब, हम अपनी बात रख ले, आपने भी रखी। क्या ठीक। अबू जी देखिए, आप हो सकता है भूल गए हों, लेकिन जनता नहीं भूली है मीनाक्षी जी। ये मेरे हाथ में देखिए खबर है, बड़ा ही करके झूठ। मीनाक्षी जी प्लीज शांत करा लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं करना चाहिए। आजमी जी देखिए, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करता, मैं यही उम्मीद करूंगी आप भी किसी को इंटरप्ट ना करें। मैं आपको इस शर्त पर आया था ना कि मुझे डिबेट में नहीं आना आप लोगों के पास। आप लोग मैं तो बात आपसे मैंने पूछी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। अब जरा गौरव जी की बात आने दे, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप मत डिबेट में चर्चा करिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। गौरव जी की आवाज आए प्लीज। लोगों के साथ बैठना ही नहीं है। मेरी आपसे बात हुई थी कि आप मुझसे 1 to 1 कोई बात करेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है मीनाक्षी जी, आप बताएंगी तब मैं बोलूंगा। ये तथ्य बड़ी महत्वपूर्ण है, जनता को पता होना चाहिए। नहीं, मुझे झूठे लोगों के साथ बैठना ही नहीं है। लीजिए अबू आजमी जी जो है नाराज होकर उठ गए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, उन्हें सवाल पसंद नहीं आया या फिर उन्हें नाराज नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो अभी निर्णय कपूर जी ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। इन लोगों की याददाश्त जो है ना वो खराब नहीं है, लेकिन नौटंकी करते हैं अच्छी। ये बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, ये क्या कहता है? शादाब अहमद ये पिता हैं और ये उपाध्यक्ष थे आजमगढ़ का समाजवादी पार्टी का जो यूनिट था, और इनके ही पुत्र हैं मोहम्मद सैफ जिनको आज सजा हुई है। और ये समाजवादी पार्टी 2008 सितंबर की बात है, कह रही थी ये निर्दोष है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों को। अरे एक आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। और इसको आप जोड़िए दो बातें जो मैंने कही। पहली, मैनिफेस्टो में खुद लिखते हैं कि अगर मुसलमान संदिग्ध होगा तो हम उसको छुड़ाएंगे, मुकदमे वापस लेंगे और मुआवजा देंगे। और दूसरा, जब आतंकवादी अभी पकड़ा गया तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, और आज न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज अखिलेश यादव को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ नेता मसूद अल हसन जुड़ गए। हसन जी, बीजेपी का सीधा आरोप है कि आपकी पार्टी आतंकवादियों की संरक्षण करता है। देखिए, गौरव भाटिया को पहले तो इस डिबेट में माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक झूठा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर। इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो शायद पढ़ा नहीं है, और पढ़ेंगे भी क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी से संबंधित हैं जिस पार्टी के अंदर आतंकवाद, जो पार्टी आतंकवाद की जननी है, जो भारत देश के सबसे बड़े आतंकवादी को अपना देवता मानती है, अपना भगवान मानती है, जिसका नाम नाथुराम गॉडसे है। तो ये वो लोग हैं, मतलब इनका वो वाला हिसाब है कि छाछ बोले तो बोले। चलिए मैं इसका कनेक्शन थोड़ा सा सुधरवा देती हूँ। मसूद अल हसन जी का कनेक्शन टूट गया है। शांतनु जी वो तो और उल्टा कह रहे हैं
कि माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कितना गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन अभी कुछ तथ्य जो सामने रखे गए हैं उस पर आपकी टिप्पणी। मीनाक्षी जी, जहां पे गौरव जी ने बात खत्म करी थी मैं उसके आगे से शुरू करूंगा। और आपको बताया मैं किताबें लिखता हूं, शोध करता हूं, वहीं पे मेरा काम है। अगर आप और गौरव भाई आप इस पे ध्यान देंगे, आप वकील हैं, अगर आप पिछले 20 साल में, मैं 20 साल में बता रहा हूं आपको, हाल फिलहाल में 20 साल में जो भी भारत में बड़े बम ब्लास्ट हुए हैं उनकी तहकीकात देखिए, और मैंने अपनी किताब में इंगित भी किया है, उसमें अगर 15 आतंकवादी पकड़े गए, 20 आतंकवादी पकड़े, 50 पकड़े गए, उसमें से कम 4 या 5 गौरव भाई आजमगढ़ से निकले। हर मुकदमे में एक भी ऐसा नहीं था जिसमें आजमगढ़ का कोई व्यक्ति ना हो। और आजमगढ़ से सांसद कौन है इस समय? अखिलेश यादव। क्या ये केवल एक महज कोइंसिडेंस है? ऐसा नहीं है। जब गौरव जी कहते हैं, और जो मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो भी मुस्लिम निर्दोष हैं उनको पकड़ लिया गया, उनको हम छोड़ देंगे, और गौरव भाई वो वहां पे रुक नहीं गए, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करा। वो छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया अखिलेश यादव ने। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा वो मैं पढ़ता हूं। खंडपीठ थी जस्टिस आर.के. अग्रवाल और आर.के. मौर्य की, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा अखिलेश यादव को वो मैं पढ़ देता हूं। कौन ये तय करेगा कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं है? मामला न्यायालय से तय होगा, सरकार नहीं तय करेगी। क्या सरकार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए कदम उठाकर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रही है? आखिरी सुनिए ध्यान से, आज तो आप मामले वापस ले रहे हैं, कल आप उनको क्या पद्म विभूषण देंगे? ये कोर्ट ने कहा था अखिलेश यादव को, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो बस शब्द अपनी किताब में लिखा है तो पढ़ के सुना दिया आपको। बहुत खूब। ये तो देखिए किसी पार्टी का मामला है ही नहीं, ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आई हुई टिप्पणी है, ये कोर्ट ने कहा। अब क्या कोर्ट भी गलत कह रही है? ब्रेक पर जाने से पहले बहुत गंभीर बात शांतनु जी ने रखी दर्शकों के सामने। मसूद अल हसन जी, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूं। उन्होंने बाकायदा कोर्ट की टिप्पणी रखी। उन्होंने कहा कि कौन तय करेगा कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं, ये कोर्ट तय करेगी। सरकार क्या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेकर इन आतंकियों को मदद पहुंचाना चाहती है? आज आप मामले वापस ले रहे हैं, कल क्या पद्म विभूषण देंगे? ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिप्पणी नहीं है। मीनाक्षी जी सुनिए, मीनाक्षी जी, पूरा देश जानता है कि आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट किसने दिया और लोकसभा में किसने भेजा। हसन जी, ये बात आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, ये कोर्ट ने बोला था या नहीं बोला था, इस पर आप जवाब दीजिए ना। पूरा मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बोलने देंगी आप, या आप भाजपा की प्रवक्ता बनके थोड़ी बैठी हुई है यहाँ। जो मेरे सवाल चुक गए तो मैं भाजपा की प्रवक्ता हो गई। वो भाजपा प्रवक्ता हो करने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल चुकते हैं, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए। लीजिए। हसन साहब खुद चले गए या नेटवर्क कट गया, अब ये तो भगवान ही मालिक है। शांतनु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था की बात है, सीधी बात मैं कह रहा हूं कि देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाली पार्टी, प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी को लोकसभा का टिकट देने वाली पार्टी, अगर अपने गिरबान में झांक के देखे तो वही वाली मिसाल सिद्ध होती है कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, इसमें 972 छेद। छलनी कौन है? सवाल यही तो है, छलनी कौन है, सुई कौन है, छाछ कौन है? शांतनु जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने हसन जी से पूछा था कि कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपका क्या जवाब है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, आप तो उसकी भक्ति करते हैं, आप तो गोडसे की भक्ति करते हैं। बात यह है कि इन टू एंड फ्रो जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, लेकिन निष्कर्ष कहीं नहीं पहुंचता। देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन मैंने जो 10-15 साल के विश्लेषण में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को नाथूराम की पूजा करने या उसके फेवर में कुछ बोलते हुए नहीं सुना। अगर इन्होंने सुना हो तो वो कोट करते हैं, लेकिन मैं तो लिखता हूँ, और जो लिखा होता है, जो डोमेन में अवेलेबल होता है, मैंने आपको कोर्ट से पढ़ के बताया। कोर्ट ने क्या कहा समाजवादी पार्टी को कि आज तो आप आतंकवादियों से मामले वापस ले रहे हैं, कल क्या आपको पद्म भूषण देंगे, ये कोर्ट ने कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 2013 की बात है, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। 2012 में पुलिस की एक टीम एक आतंकवादी को फैजाबाद कोर्ट में ले जा रही थी। आतंकवादी का नाम क्या था? आतंकवादी का नाम मुझे नहीं मिल रहा, मैं बताता हूं आपको भी। वो ले जा रही थी, खालिद मुजाहिद नाम था। उनको वो कोर्ट रूम ले जा रही थी, उनकी मृत्यु हो गई लू लगने से। अस्पताल ले जाया गया और उसको सर्टिफिकेट दिया गया कि लू लगते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अखिलेश यादव ने उसको सारे पुलिस वालों पे इल्जाम लगाया कि इनकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है। और कौन थे? डीआईजी विक्रम सिंह। आपने डीजीपी विक्रम सिंह जब रिटायर्ड है
किसी न किसी आपने डिबेट में रहे होंगे। अभी राज्यसभा सांसद हैं ब्रजलाल जी, वो थे उसमें, और 45 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस कर दिया अखिलेश यादव ने कि उसकी मृत्यु कैसे कर दी आपने एक आतंकवादी की। अगर इसको आप आतंकवादी प्रेम नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? और कैसे होता है? अच्छा रहमानी जी, अब देखिए मैं तो ये कहती हूँ ना कि अब कोई भी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कब कौन सी टिप्पणी करे ये उसके ऊपर है, लेकिन ये तो कोर्ट कह रही है ना, ये किसी राजनीतिक पार्टी का बयान तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं, कोर्ट ये तय करेगा कौन आतंकी और कौन नहीं। रहमानी जी, और उन पुलिस वालों ये मुसलमानों की जो सहानुभूति बटोरने की कोशिश होती है, फिर ये किसकी राजनीति है? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अपनी जगह मीनाक्षी जी, लेकिन प्रैक्टिकली जो कुछ देखा गया है वो इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। लोगों ने मॉब लिंचिंग की, वो जेलों में गए, जमानतों पे आए, तो बीजेपी की सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी गारलैंडिंग की। ये भी शर्मनाक है। और ये पार्टी जो बीजेपी आज फ्रस्ट्रेटेड पार्टी जो हार रही है, उनके मुख्यमंत्री का 2019 का एफिडेविट पढ़ के देखिए तो अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े क्रिमिनल रहे हैं वो जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे उत्तर प्रदेश में, और अब फिर उनका नाम लिया गया है अगले मुख्यमंत्री के लिए भी। उनका 2019 का एफिडेविट पढ़िए, अभी लेटेस्ट एफिडेविट में तो उन्होंने अपने आप को गौरव जी से जवाब ले लेते, सारे केसेस खुद अपने आप से अपने खिलाफ उन्होंने विड्रॉ कर दिए। 73 कम्युनल राइट्स के जी, क्या आप आतंकवादियों की तुलना मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं? वापस लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप वो आदमी जो कत्ल करता हो, वो आदमी जो आगजनी करता हो, वो आदमी जो लूटमार बचाता हो, उसमें वो आतंकी बचाता है। ठीक है गौरव जी, जल्दी से है ना, आप कैसे इनको अलग कर सकते हैं? साध्वी प्रज्ञा की दे दी, असीमानंद, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा की मिसाल दी, मैं स्वामी असीमानंद की भी दे रहा हूँ कि जो आरएसएस के चीफ से मिले और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, नहीं आप सुनिए इस बात को, स्वामी असीमानंद जो मालेगांव ब्लास्ट में अभियुक्त है, उन्होंने मुलाकात करते हैं, उनसे कहते हैं कि धर्म का काम है। ठीक है रहमानी जी, आपने अपनी बात रख ली। देखिए गौरव जी, मेरे लिए थोड़ी चुनौती होती है कि हमसे मैंने बड़ी और ये इंटरव्यू आने के बाद वो कहते हैं कि मुकर जाए, क्या ये आतंकवाद नहीं? मैं आपको कितनी एग्जाम्पल्स दूं इस बात की। अभिनव भारत के चीफ को करना, ठीक है रहमानी जी, आपकी बात आ गई। गौरव भाटिया जी की आवाज है, के चीफ थे, वो ब्लास्ट में शरीक थे। मैं आपको अरे नहीं, इसीलिए वो मसूद साहब ने सही कहा, मीनाक्षी जी गोली सुई से तेरे पेट प्लीज गौरव जी की आवाज है। अब इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना पाएंगे आप इसे। ये गुजरात का इशू है, 22,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला। रहमानी जी, आपकी बात सुन ली दर्शकों ने, और 100 बात की एक बात यह है कि आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी को, एक तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना करें आतंकवादियों से। मैं इसके समय और सहन नहीं करना चाहती हूँ। गौरव जी जल्दी से जवाब दें, फिर मुझे हसन जी के पास भी जाना। पूरा करूँ, जिस आदमी के सिर पर मीनाक्षी जी को पुलिस सड़क पे खड़े होकर मारती। अरे मीनाक्षी जी, ऐसे चर्चा मत कराइए, शांत कराइए। रहमानी जी की ऑडियो डाउन कर दे थोड़ी देर के लिए प्लीज। वर्बल डायरिया है क्या इनको? बोलिए गौरव जी, बोलिए। ठीक है मीनाक्षी जी, आपको मालूम है आज जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि जो पीड़ित परिवार थे उनको इंसाफ मिला। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग क्यों चुप्पी रखेंगे? आपको मालूम है। देखिए, मैं उन लोगों को जिनको आज फांसी की सजा सुनाई गई है या आजीवन कारावास हुआ, उनका नाम पढ़ता हूं और फिर एक बात रखूंगा। जाहिद शेख, इमरान शेख, इकबाल शेख, शमशुद्दीन शेख, जावेद शेख, आसिफ शेख, अतीक खिजली, मेहदी अंसारी, शफीक अंसारी, रफीउद्दीन, आरिफ मिर्जा, कयूमुद्दीन, सिबली, सफदर नागौरी, हाफिज मुल्ला। मैंने ये क्यों पढ़े आपको मालूम है? ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी, लेकिन इनको धर्म के चश्मे से कौन देख रहा है? ये लोग। क्यों मालूम है? इनको लगता है इनका वोट बैंक है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है कि मुसलमान निर्दोष भोले भाले छोटे छोटे बच्चे, इनको हम मुकदमे भी वापस लेंगे और मुआवजा भी देंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ये लोग आतंकवादियों को धर्म के चश्मे से देखेंगे, ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये दीमक है। दूसरी बात, बदला क्या है? जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आतंकवादी हमला करे। कश्मीर में अगर पुलवामा हुआ तो घुस के ठोका बालाकोट एयर साइड। लेकिन एक चीज याद करिए, शिवराज पाटिल,
गृह मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, बंद गले का कोट बदल रहे थे। याकूब मेमन को फांसी इसलिए हो रही है कि वो आज वो ये कह रहे योगी आदित्यनाथ पर ही वो आरोप लगा रहे हैं। गौरव जी, इसलिए ये मसला और गंभीर हो जाता है। वो तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री खुद अपने ऊपर से केस वापस ले लेते हैं। हसन जी, लेकिन एक सुनिए, हसन जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल तो सुनिए। इतने सारे नाम अभी गौरव भाटिया ने गिना दिए। उन्होंने कहा कि ये सारे नाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट इन्हें आतंकवादी मानता है, और कोर्ट जिन्हें आतंकवादी मानता है आप उनके साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें आपको वोट बैंक दिखता है। कोर्ट तो प्रज्ञा ठाकुर को भी आतंकवादी मानता है, पार्टी से सांसद हो। जी नहीं, कोई फैसला नहीं है, फैसला पढ़ के सुनाइए। यहाँ पे मूर्खता वाली बात ना करें मीनाक्षी जी। न्यायालय का फैसला पढ़ के सुनाइए हसन जी। न्यायालय का फैसला दिखाइए, चुनौती है इंडिया टीवी पे। ये देश के सामने फैसला दिखाइए न्यायालय का, चलिए दिखाइए। आके उलूल जुलूल बात करनी है यहाँ पे। फैसला इनसे पूछिए कहाँ है, किस न्यायालय ने कहा है, बताइए। कर्नल पुरोहित पे हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर देती है पार्टी। क्यों बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा है हाथ में, लोगों को आपकी सरकार ने, ये लीजिए, ये हाथ में 2012 का मैनिफेस्टो है, लीजिएगा। ऊपर से केसेस वापस, इस पे मूंगफली रखिएगा और खाइएगा। ये समय चला गया, सरकार ने ये लीजिए, केसेस लगा के प्रमाण दे रहा हूँ और आपको चुनौती दे रहा हूँ। न्यायालय का फैसला बताइए जिसमें भाजपा का कोई सांसद है जिसको सजा हुई है। बात आने दीजिए। हसन जी, वो ये कह रहे हैं कि आप प्रज्ञा ठाकुर पे तमाम बातें कह रहे हैं, वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करती होगी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो रखिए ना, वो तथ्य रखिए सामने। वो तो आपको मैनिफेस्टो पढ़कर सुना रहे हैं, शांतनु जी हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पढ़कर सुना रहे हैं, लिस्ट में जितने आतंकियों के नाम है वो पढ़कर सुना रहे हैं। आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रखिए, आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रखिए। मीनाक्षी जी, ऑब्जर्वेशन को छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। हमारी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जैसे नहीं है कि अपने ऊपर से 86 मुकदमे खुद अपने हाथ से वापस कर ले, जिसमें रेप से लेकर के, मर्डर से लेकर के, हर एक्सटॉर्शन से लेकर के वापस लेंगे के ऊपर लगाओ। आतंकवादियों के आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। आतंकवादी तो योगी आदित्यनाथ भाई है ना आपके। ठीक है शांतनु जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। वो ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर मुकदमे वापस लेने वाले मुख्यमंत्री आतंकवादियों के नाम क्या गिना रहे हैं? क्यों समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पैनल में जो वकील है वो अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन कोई अपने आप पे केस वैसे वापस नहीं ले सकता। उसमें कोर्ट की पूरी प्रक्रिया होती है, तब आप केस वापस ले सकते हैं। कोर्ट की अनुमति से, कोर्ट के कहने के बाद वो केस वापस लिए जा सकते हैं। इतनी बेसिक समझ मेरे ख्याल से जो भी पैनल पे आता है उसको पता होगा कि मुख्यमंत्री अपना केस वापस नहीं ले सकते हैं। इतनी बेसिक समझ तो मेरे ख्याल से सबको होनी चाहिए। आप पैनल में मेरे ख्याल से इतनी बेसिक समझ वाले व्यक्ति को बुलाइए जरूर। नहीं रहमानी जी, एक मिनट, हसन जी, रहमानी जी, आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। रहमानी जी, आप अपनी बात रख ले पहले। बाद में कहा है कोर्ट ने कि बगैर प्रक्रिया के नहीं जा सकते। उससे पहले सितंबर के महीने में इन्होंने वापस ले लिए। ये मई के महीने में बगैर किसी प्रक्रिया के, सिर्फ एक ऑर्डर के जरिए। बताइए कौन सी प्रक्रिया थी? कम से कम एक दूसरे के ऊपर तो मत बोलिए। दोनों में से किसी एक की बात ही दर्शक सुन पाएंगे। हसन जी, या तो आप बोलिए या तो रहमानी जी बोलिए। वो अगर गलत बोलेंगे, वो खुद बीजेपी के प्रवक्ता है, कौन नहीं जानता इनको बीजेपी के प्रवक्ता है। और वो अगर गलत बात करेंगे कि बगैर उन्होंने प्रक्रिया अडॉप्ट की थी, तो मुझे प्रक्रिया बता दें, आपके व्यूअर्स भी जान जाएंगे कौन सी प्रक्रिया थी। ठीक है गौरव जी, मैं बता प्रक्रिया बताइएगा। देखिए सुनिए मीनाक्षी जी, क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। शांतनु जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात कही। कोई मुकदमा बिना न्यायालय के मोहर के वापस नहीं हो सकता है। और जो ये बात कर रहे, उदाहरण दे रहे, उसमें भी न्यायालय ने मोहर लगाई तब मुकदमे वापस हुए। और जो तस्लीम रहमानी कह रहे न्यायिक रूप से भी गलत है और झूठ भी बोल रहे हैं, यही सच है। ठीक है, ठीक है। अरे आप पढ़िए लिखिए, मैं क्यों बता दूं? अब मसला ये है कि जो फैसला है वो जनता की अदालत में है। जनता ये तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और वो अपने मत से तय करती है। वो चुपचाप रहती है लेकिन अपना फैसला सुना देती है। आज ये तमाम बातें, हसन जी आपकी बात आ चुकी है, रहमानी जी आपकी बात आ चुकी है, शांतनु जी और गौरव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।